हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अभिषेक श्रीवास्तव। दोस्तों, आज हम फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के तहत पार्ट सेकंड वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने कल पार्ट फर्स्ट अपलोड की थी जिसमें क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक के क्वेश्चनों को डिटेल में आपके सामने जो है डिस्कस किया था। जैसा कि मैं आपसे जानता हूं कि मेरा जो मेन फोकस रहता है वो फालतू बातों पर न रहकर किस प्रकार से आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन और उसी समय आपको वीडियो देखने के दौरान ही याद करा दिए जाएं, ये हमारा फोकस। क्योंकि हम जानते हैं कि आईटीआई अनुदेशक की जो भर्ती है, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भर्ती है और हमें जी जान से जुड़ते हुए इस भर्ती को जो है एक सीट अपनी सुनिश्चित करना है। इसी दिशा में मैं भी आपके लिए कुछ सहयोग कर सकूं, इसलिए मैंने अपने व्यस्त शेड्यूल से समय निकाल कर ये वीडियो आपके लिए बनाना प्रारंभ किया है। दोस्तों, अन्य वीडियोस की तरह मैं इस पर ज़्यादा बात न कर कर आपको टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें कराऊंगा। आप एक बार इस वीडियो को पूरा देखें और आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब्जेक्ट नॉलेज में कितना कॉन्फिडेंस प्राप्त होता है। और एक निवेदन आपसे है कि आप लोग कमेंट अवश्य करें। आपको नहीं अच्छी लग रही है तब भी आप कमेंट करें, आपको अच्छा लग रहा है तब भी आप कमेंट करें, और जो कुछ सुधार की आवश्यकता है उसके लिए भी आप कमेंट करें, बट आप कमेंट अवश्य करें। ठीक है? तो आज की बात हम करते हैं। पहले कल की वीडियो में हमने क्या बात की थी उसकी एक चार्ट में जो है डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चनों को बढ़ेंगे और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चनों को आज हम लोग करने का प्रयास करेंगे। और आप ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो के खत्म होते होते आपको सारे पॉइंट्स जो है एग्जैक्टली याद हो जाने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं बात करता हूँ फैक्ट्री एक्ट 1948 की। कल जो मैंने चर्चा की थी उन चर्चाओं की बात करते हैं। 1 मिनट, आप 3-4 मिनट में जो है आप पूरी चर्चा कर लेंगे। और आप कॉपी और पेन निकाले होंगे तो उन चीजों को लिखते हुए चलिए, आपको फायदा होगा। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली इससे पहले कौन सा एक्ट था? तो फैक्ट्री एक्ट 1934। ठीक है? लेकिन क्या हुआ, भारत सरकार द्वारा जो है एक कमेटी बनाई गई जिस कमेटी का नाम था लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी। कौन सी कमेटी थी? लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी। इन्वेस्टिगेशन कमेटी, आपको मैंने कल भी बताया था कौन सी कमेटी बनी थी, तो उसका नाम याद रखिएगा। 4 बार आप बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगी। वो कमेटी का नाम था लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी, जिसके द्वारा रिपोर्ट सौंपी गई और 19 फैक्ट्री एक्ट 1934 में कुछ खामियां बताई गई। इन्हीं खामियों को दूर करने के लिए हमारा क्या आता है, फैक्ट्री एक्ट 1948 जो है नाम से जो है आपका सामने इतना बड़ा कानून जो है श्रम श्रमिकों के कल्याण के लिए जो है बनाया गया। अगर बात करते हैं तो फैक्ट्रीज एक्ट पहली बात कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो है कब पारित हुआ, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पारित करने की बात की जाएगी तो वो आपको डेट याद रखनी है। 28 अगस्त 1938 को कब पारित हुआ? 28 अगस्त 1938 को पारित होता है। और इसका सरकार के द्वारा गजट नोटिफिकेशन कब होता है? तो गजट नोटिफिकेशन की अगर बात की जाती है तो यहाँ पर गजट नोटिफिकेशन आपको कब देखने को मिलेगा? 23 सितंबर 1948 को जो इसका क्या होता है, गजट नोटिफिकेशन होता है। और 1 अप्रैल 1949 से, कब से? 1 अप्रैल 1949 से पूरे भारत में जो है क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। इन बातों की चर्चा कल मैंने की थी, इसलिए आपको बस एक बार शॉर्ट में मैं आपको चीजें बता रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने बताया था कि फैक्ट्री एक्ट में कितनी धाराएं हैं, तो आपने बताया था कि फैक्ट्री एक्ट में 120 धाराएं हैं। देखिए, हर एक्ट से संबंधित उसमें कितनी धाराएं हैं, उसमें कितने चैप्टर हैं और उसमें कितनी अनुसूचियां हैं, आपको ये ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मैंने कल क्या सीखा था कि यहाँ पर 120 धाराएं हैं, 11 अध्याय हैं। बार बार आप लोग रटते रहेंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो देखकर ही जो है लेबर श्रम से संबंधित सारे कानून याद कर सकेंगे। शेड्यूल कितने हैं? आपको बताया गया था 3 शेड्यूल है। जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा जिन्होंने इससे पहले वाली वीडियो को नहीं देखी है वो पहले पहली वाली वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो को देखें तो उनको ज्यादा जो है चीजें समझ में आएगी।
तो बात करता हूँ कितनी शेड्यूल है, तो इसमें धाराएं 120 हैं, 11 अध्याय हैं और 3 शेड्यूल हैं। तो कल मैंने शेड्यूल याद कराया था कि शेड्यूल है। आज एक बार हम फिर से उनकी चर्चा कर लेते हैं। जो बच्चे भूल गए हैं या जो हमारे साथी, बच्चे मैं नहीं कहूँगा, हमारे सब साथी हैं, क्योंकि मैं भी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ और अपने साथियों के लिए कुछ अच्छा कर सकूँ, इसलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। तो हमारे साथी जो है उनको कितना याद है, जरा सा आप देखते हैं। तो पहले अगर शेड्यूल की बात किया जाए तो इसमें ऐसी इंडस्ट्रीज की जो सूची है, क्या है, इसमें ऐसे कारखानों की सूची है जो खतरनाक जो है, जिसमें हैजार्डस प्रोसेस होते हैं। तो हैजार्डस प्रोसेस से संबंधित जो है आपकी क्या कहते हैं, उद्योगों की बात की गई है, वो किस सूची में बात की गई है, तो वो फर्स्ट सूची में बात की गई है। उसके बाद किया किया जाएगा जो केमिकल सब्सटेंस है उसका परमिसिबल लेवल क्या होगा, उसकी बात किस में की गई है, उसकी बात आपकी सेकंड अनुसूची में की गई है। परमिसिबल लेवल ऑफ केमिकल सब्सटेंस, इसकी बात किस में की गई है, इसकी बात जो है आपकी सेकंड अनुसूची में की गई है। उसके बाद थर्ड शेड्यूल में बात किया जाए तो नोटिफाइबल डिजीज की बात आपकी किसमें की गई है, थर्ड अनुसूची में बात की गई है। इतना जो है आप लोगों ने कल पढ़ रखा था और अच्छे से पढ़ा था। मुझे उम्मीद है आप लोग ऐसे नोट करते रहिए ताकि आपको चीजें याद हो जाए। फिर हमने कुछ सेक्शन भी याद किए थे, या हमने जो है देखिए मेन फैक्चुअल चीजें याद हो गई। एडल्ट आपको याद हो गया कि 15 से एडल्ट जो है एवं 18 ईयर जो है उसको एडल्ट बोलेंगे। 15 से 18 के बीच वाले बच्चों को जो है हम एडोलसेंस बोलेंगे। और उसके बाद जो है बिलो 15 ईयर्स को हम चाइल्ड बोलेंगे। लेकिन ये किस सेक्शन में है, तो सेक्शन 2A। ठीक है, सेक्शन 2A किससे संबंधित है, आपने क्या याद किया था, एडल्ट से संबंधित है। सेक्शन 2B किससे संबंधित है, आपने याद किया था ये एडोलसेंस से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये किशोरावस्था की परिभाषा जो इसमें दी गई है। सेक्शन 2C किससे संबंधित है, सी है मीन्स चाइल्ड से संबंधित, ये आपकी धारा है। ये तीन बातें आपको बताई गई थी। फिर आपको कुछ और सेक्शन बताए गए थे, वहां पर आपको आकुपायर की बात बताई गई थी कि जिसका फैक्ट्री के ऊपर अल्टीमेट कंट्रोल होता है उसको क्या बोलते हैं, आकुपायर बोलते हैं। तो आकुपायर ये किस सेक्शन में है, तो ये टू, इस आकुपायर से संबंधित 2N है। और उसके बाद फिर आपको बताया गया था कि फैक्ट्री से संबंधित सेक्शन कौन है, तो फैक्ट्री से संबंधित सेक्शन आपको बताया गया था कि फैक्ट्री से संबंधित सेक्शन आपका 2M है। तो कल कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई थी, लेकिन पहली वीडियो थी तो थोड़ा सा लंबे होना लाजमी है। लेकिन अब इस वीडियो को हम छोटा हुआ करते हुए चलेंगे और ज्यादा से ज्यादा चीजों को छोटी से छोटी वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिए कि लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी, ठीक है, की रिपोर्ट के द्वारा जो फैक्ट फैक्ट्री एक्ट 1948 आता है, जिसमें 120 धाराएं, 11 अध्याय और 3 अनुसूचियां होती हैं। पहली अनुसूची जो इंडस्ट्री में खतरनाक प्रक्रिया, जिसमें होती है खतरनाक जो प्रक्रियाएं हैं उससे संबंधित उद्योगों का विवरण है। ठीक है, कारखानों का विवरण है। ठीक है, केमिकल सब्सटेंस का कितना स्तर होना चाहिए, कितना स्तर जो है परमिसेबल है, इसका जो है दूसरी अनुसूची में। और नोटिफाइबल डिजीज का जो वर्णन है वो तीसरी अनुसूची में दिया है। गजट नोटिफिकेशन की बात किया जाए तो 23 सितंबर 1948 को गजट नोटिफिकेशन होता है। 1 अप्रैल 1950 को पूरे भारत में लागू हो जाता है। सेक्शन 2A एडल्ट से संबंधित है, सेक्शन 2B एडोलसेंस से संबंधित है, सेक्शन 2C चाइल्ड से संबंधित है, ऑक्यूपायर से संबंधित 2N है और फैक्ट्री से संबंधित 2M। तो दोस्तों आज मैंने इतनी बातें कर ली, अब चलते हैं आज के क्वेश्चनों पर। ये तो प्रीवियस क्लास से हमारा जो है प्रीवियस क्लास का जो शार्ट एक नोट है वो आपको मैंने बता दिया, ताकि आपको प्रीवियस क्लास का कितना याद है आप देख सकें। चलिए अब आगे मैं बात करता हूँ कि देखिए फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में सारी बातें जो है लिखी गई हैं। द स्पेस फॉर एवरी वर्कर एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948 शुड बी क्यूबिक मीटर्स। देखिए जो आपके फैक्ट्री एक 1948 है, उसमें कितना स्पेस एक फैक्ट जो है एम्प्लॉय के लिए बताया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक एम्प्लॉइज के लिए अगर कितना स्पेस आपके लिए बताया गया है, तो आपको क्या बताना है कि सर 14.2, कितना 14.2 क्यूबिक मीटर जो स्पेस किसके लिए दिया गया है, एक वर्कर के लिए। जो किसी कंपनी में अगर एक वर्कर काम कर रहा है तो उसके लिए कितना स्पेस होना चाहिए, 14.2 क्यूबिक मीटर होना चाहिए। से पूछता है कि इससे पहले फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के आने से पहले कितने क्यूबिक
मीटर का जो स्पेस था वो तो 9.9 क्यूबिक मीटर का जो स्पेस था। देखिए अब ये बात बोला जाए कि कहाँ परिभाषित है, तो यहाँ पर जो सेक्शन है, जो यहाँ पर चैप्टर है, तो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स हैं, 11 जो है डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स हैं। उसमें आपका आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की। यहाँ पर अध्याय 3 की अगर बात करें, अध्याय 3 स्वास्थ्य से संबंधित है। अध्याय 3 किससे संबंधित है आपको याद करना है। अध्याय 3 आपका स्वास्थ्य से संबंधित अध्याय है, जिसमें आपको स्वच्छता के बारे में, किस प्रकार से हम वेस्ट का जो है डिस्पोजल करेंगे, वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर कैसा होगा, डस्ट एंड फ्यूम, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन के बारे में, ओवर क्राउडिंग के बारे में, लाइटिंग कैसी होगी, ड्रिंकिंग वाटर की क्या फैसिलिटी होगी, लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स कैसे होंगे, स्पुटोन्स कैसे होंगे, इन सब सारी चर्चों बातों की चर्चा की गई है। तो आपको बात करना है कि अगर आपसे पूछा जाए, आज के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि फैक्ट्रीज एक्ट में जो चैप्टर 3 है, जो तीसरा अध्याय है, वो किससे संबंधित है, तो चैप्टर 3 जो है आपका स्वास्थ्य से संबंधित अध्याय है, जिसमें 11 से लेकर 20 तक की धाराएं दी गई हैं। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है चैप्टर नंबर 3। आपको मैं पहला चैप्टर याद करा रहा हूँ, इस वीडियो का पहला चैप्टर याद करा रहा हूँ, आप ध्यान से याद दीजिएगा कि चैप्टर 3 किससे संबंधित है। तो चैप्टर 3 आपका हेल्थ से संबंधित है, जिसमें सेक्शन 11 से ये जो चैप्टर स्टार्ट होता है और सेक्शन 20 पर जो समाप्त होता है। एक बार पढ़ लीजिए, अभी याद करने की आवश्यकता नहीं, बार बार हम वीडियो देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे, कोई भी टेंशन आपको लेने की आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिक चीजें जो है हमें याद हो जाएंगी। चैप्टर 3 किससे संबंधित है, हेल्थ से संबंधित है, जिसमें 11 से 20 तक धाराएं दी गई हैं। 11 नंबर क्लीनलीनेस, 12 नंबर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, 13 नंबर वेंटिलेशन, 14 नंबर डस्ट एंड फ्यूम, 15 नंबर आर्टिफिशियल, 16 नंबर ओवरक्राउडिंग, 17 नंबर लाइटिंग, 18 नंबर ड्रिंकिंग वाटर, 19 नंबर लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स और 20 नंबर स्पुटुल्स की बात की गई है। अब बात की गई स्पेस की, तो स्पेस का जो वर्णन किया गया है वो आपकी धारा, सेक्शन धारा ओवर क्राउडिंग, ठीक है, इससे जो 16 नंबर जो है ओवर क्राउडिंग से संबंधित जो धाराएं हैं, जो चैप्टर 3 में जो सेक्शन नंबर 16 है, ठीक है, उसमें देखिए बात की गई है। देखिए क्या लिखा गया है, मैं आपको बताता हूं। तो हेल्थ से संबंधित जो चैप्टर नंबर 3 है, हेल्थ से संबंधित कौन सा चैप्टर है, बार बार अपने मुंह से बोलते रहेंगे, जिससे आपको चीजें जो है आसानी से समझ पाएगी और आप आसानी से जो चीजें याद कर पाएंगे। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 3 किससे संबंधित है, तो आपका हेल्थ से संबंधित है। फिर आपने और क्या याद किया, इसमें 11 से लेकर 20 तक धाराएं हैं। 11 से 20 तक धाराओं में एक 16 नंबर की धारा है जो ओवर क्राउडिंग से संबंधित है, ज्यादा भीड़ ना हो, ठीक है, कंपनियों में फैक्ट्री ज्यादा भीड़ हो जाएगी तभी आपको अव्यवस्था होगी। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा आपकी ओवर क्राउडिंग की सेक्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है कि नो रूम इन एनी फैक्ट्री शैल बी ओवर क्राउडेड टू एन एक्सटेंट इंजरियस टू द हेल्थ ऑफ द वर्कर्स एम्प्लॉयड देयर, जिससे जो है जो वहां पर श्रमिक जो है क्या कहते हैं एम्प्लॉयड है, उनके स्वास्थ्य को कोई खतरा ना हो, इसलिए किसी भी रूम में, किसी भी कमरे में, किसी भी कक्ष में ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए। विदाउट प्रिजुडिस द जनरलिटी ऑफ सबसेक्शन एल, देयर शैल बी इन एवरी वर्क रूम ऑफ ए फैक्ट्री इन एग्जिस्टेंस ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। तो जब से ये फैक्ट्री एक्ट आपका लागू हुआ है, यहाँ पर बोला जा रहा है, तो स्पेस कितना होना चाहिए, एट लीस्ट 9.9 किलोमीटर एंड ऑफ ए फैक्ट्री built after the commencement of this act at least 14.2 किलोमीटर। जब से एक्ट जो है आपका लागू हो जाएगा, उससे जो है एट लीस्ट कितने क्यूबिक मीटर का स्पेस होना चाहिए, तो 14.2 क्यूबिक मीटर का स्पेस होना चाहिए, इससे पहले 9.9 ऑफ स्पेस फॉर एवरी वर्कर implied therein, and for the purpose of this subsection, no account shall be taken of any space which is more than 4.2 meters above the level of the floor of the room, ठीक है। तो इस तरीके से ओवर क्राउडिंग सेक्शन में आपका बात लिखा है कि प्रत्येक जो श्रमिक है उनके लिए मिनिमम कितना स्पेस रिक्वायर्ड होगा, तो एटलीस्ट 14.2 क्यूबिक मीटर का स्पेस रिक्वायर्ड होगा। इफ द चीफ इंस्पेक्टर बाय ऑर्डर इन राइटिंग सो रिक्वायर्स, देयर शैल बी पोस्टेड इन ईच वर्क रूम of a factory a notice specifying the maximum number of workers, उसको स्पेसिफाई किया जाएगा who may in compliance with the provisions of this section
बी इम्प्लाइड इन द रूम, जिससे बाहर रूम के बाहर जो चस्पा किया जाएगा कि इस रूम में कितने जो है वर्कर, जिससे आप पहचान सकेंगे कि यहाँ पर सब नियमों शर्तों के मुताबिक जो है यहाँ पर वर्कर है या नहीं है। ठीक है, द चीफ इंस्पेक्टर का जो चीज है ये आपको बाद में चीजें बताई जाएंगी। तो यहाँ पर आपको इतना याद रखना है कि चैप्टर 3 हेल्थ से संबंधित है, और उसमें सेक्शन नंबर 16 ओवर क्राउडिंग से संबंधित है, और उस सेक्शन में सेक्शन नंबर 2 में 16 सेक्शन नंबर 16 2 में क्या लिखा है कि 14.2 क्यूबिक मीटर स्पेस होना चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं आपको धीरे धीरे सारी बातें जो है डीपली भी समझा दूंगा, बट आप जो याद कर रहे हैं, जो मैं आपको याद करा रहा हूँ, उसको आप याद करते चलिए, जिससे जो है आपके लिए जो है कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पर द प्रोविजन फॉर कूलिंग वाटर से, देखिए कूलिंग वाटर के बारे में भी आपका प्रोविजन दिया गया है। यहाँ पर आपको बहुत सारे जो है प्रोविजन दिए हुए हैं। देखिए आगे ऑटोमेटिक बढ़ जा रहा है, ठीक है ना, इसको भी बहुत जल्दी ही लग रहा है, तो इसलिए आगे जल्दी बढ़ रहा है, लेकिन हमें इतनी जल्दी नहीं है। एग्जाम हाँ हम लोग का टाइम से होना है, लेकिन इतनी भी जल्दी नहीं कि हम लोग एक बार रट जाएं और दूसरी बार भूल जाएं। ऐसा हमें नहीं करना है, हमें बहुत ही सावधानी से चीजों को समझकर जो है पढ़ना है। लेकिन पीपीटी जो है अपनी गति से भाग रही है, जो गलत है। ठीक है, द प्रोविजन फॉर कूलिंग वाटर ड्यूरिंग हॉट वाटर शुड बी मेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इफ इट इम्प्लाइज आर मोर एम्प्लाइज। देखिए यहाँ पर लिखा है कूलिंग वाटर, जो ठंडे पानी का प्रावधान है ड्यूरिंग हॉट वेदर, गर्म मौसम के दौरान, शुड बी मेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी संगठन है, इफ इट इम्प्लाइज आर मोर इम्प्लाइज। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा 250। देखिए मैं पहले आंसर की बात करता हूँ, फिर उससे संबंधित जो है चीजें जो है आपके सामने चर्चा करूंगा। तो एक यहाँ पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में ऐसा प्रावधान है कि वहां पर ऑर्गेनाइजेशन को कूलिंग वाटर की व्यवस्था करनी पड़ेगी गर्म मौसम के दौरान, जो हॉट वेदर है उसके दौरान जो ठंडे पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, यदि उस संस्थान में 250 से अधिक जो है 250 या 250 से अधिक जो है वर्कर क्या है, कार्यरत हैं। ठीक है, देखिए इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे पूछा जाता है कि फर्स्ट एड बॉक्स का कितने जो है वर्कर्स पर होना चाहिए। तो पहली चीज आप चीजें नोट करते रहिए। अगर फर्स्ट एड बॉक्स आपसे पूछे, आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन से कूलिंग वाटर पूछा है, कूलिंग वाटर ड्यूरिंग हॉट वेदर, तो कितना 250 या 250 से अधिक। लेकिन फर्स्ट एड बॉक्स अगर आपसे पूछ ले कि फर्स्ट एड बॉक्स के लिए क्या लिखा हुआ है, तो वहां पर लिखा है 150 वर्कर्स। कितना लिखा, 150 आर मोर वर्कर्स। ये किसके लिए लिखा है, ये फर्स्ट एड बॉक्स के लिए लिखा है, 150 आर मोर वर्कर्स। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि शेल्टर्स की बात की गई है, हाँ शेल्टर्स की भी बात की गई है, रेस्ट रूम की बात की गई है, शेल्टर रेस्ट रूम सब एक ही चीज है। उसके बाद लंच रूम, क्या इसकी बात की गई है, तो हाँ इसकी बात की गई है। कब जो है अनिवार्य होगा, जब 150 या उससे अधिक जो है वर्कर फैक्ट्री में कार्यरत होंगे, तो वहां पर शेल्टर्स होंगे, रेस्ट रूम होंगे, लंच रूम होंगे। ठीक है, तो फिर आपसे दोबारा कोई पूछे क्या कैंटीन की भी व्यवस्था की बात लिखी गई है, तो हाँ कैंटीन की भी बात लिखी गई है। जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 250 या उससे अधिक जो है तो कर्म श्रमिक जो है कार्यरत होंगे, तो वहां पर एक क्या होगी, उसको जो वहां पर एक क्या होगी, कैंटीन भी होगी। क्रचेज की क्या बात की गई है, तो हाँ क्रचेज की बात की गई है। यदि किसी संस्थान में 30 या 30 से अधिक महिलाएं हैं, 30 या 30 से अधिक महिलाएं हैं, तो वहां पर किसकी व्यवस्था करनी होगी, क्रचेज की व्यवस्था, यानी शिशु गृह की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर और क्या लिखा गया है, तो वेलफेयर ऑफिसर से संबंधित जो बात लिखी गई है। वेलफेयर ऑफिसर कब होगा, जब 500 या 500 से अधिक 500 और मोर देन 500 वर्कर्स होंगे, तो वहां पर क्या होगा, एक वेलफेयर ऑफिसर भी होगा। उसके बाद फिर और क्या बात की गई है, तो उसके लिए अगर आपको बताएं सिक्योरिटी ऑफिसर, ठीक है, एक सिक्योरिटी ऑफिसर की भी पोस्ट बताई गई है। सिक्योरिटी ऑफिसर कब होगा, सिक्योरिटी ऑफिसर जब 1000, कितना 1000
आर मोर देन 1000 वर्कर्स होंगे तो वहां पर क्या होगी, एक सिक्योरिटी ऑफिसर का भी पद होगा, यानी सिक्योरिटी ऑफिसर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर एक चीज पूछा जाता है एम्बुलेंस रूम। यहाँ ये इसी क्वेश्चन में आप सारी चीजें लिख कर जो है एक बार याद कर लीजिए। मैं बार बार आपको रिवाइज कराऊंगा और बार बार आप याद करते चलिए। मैं कोई आपसे एक्स्ट्रा बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी चीज है सब्जेक्ट मैटर पर रहकर बात कर रहा हूँ। और आपको यदि इस वीडियो में कोई भी गलती दिखाई देती है तो आप तुरंत इंगित करें, आपको अच्छी लग रही तो आप कमेंट करें, ठीक है, ताकि हमारा उत्साहवर्धन बना रहे। और मैं बार बार आपसे कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, आपको जो है मैं चीजें बता रहा हूँ। एम्बुलेंस रूम की अगर बात किया जाएगा तो 500 वर्कर, कितना, 500 या उससे अधिक, मोर देन 500 वर्कर होंगे तो वहां पर किसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो वहां पर आपको एम्बुलेंस रूम जो है वहां पर उस फैक्ट्री में होगा। तो ये इससे संबंधित कुछ प्रावधान है, कहाँ पर लिखे हैं, जैसे जैसे चीजें आती जाएंगी मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, क्योंकि मुझे सारी चीज जो आपके मन में क्वेश्चन है वो जो है उन सारे क्वेश्चनों को मैं दूर करता जाऊंगा। और आप जो है मुझ पर अगर विश्वास बना रहे हैं तो मैं भी आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा। तो द प्रोविजन फॉर कूलिंग वाटर, अगर कूलिंग वाटर की बात किया जाएगा तो आपको याद रखना है कि 250 या उससे अधिक वर्कर होंगे तो वहां पर कूलिंग वाटर की व्यवस्था करनी होगी। फर्स्ट एड बॉक्स आप याद कर लीजिए 150, शेल्टर, रेस्ट रूम, लंच रूम 150, कैंटीन 250, क्रचेज 30 और 30 से अधिक औरतें, ठीक है, पुरुष नहीं, 30 या 30 से अधिक औरतें यदि किसी है तो वहां पर किस की व्यवस्था होगी। वेलफेयर अफसर 500 या 500 से अधिक पर, सिक्योरिटी अफसर 1000 या उससे अधिक वर्कर पर, एम्बुलेंस रूम 500 या 500 से अधिक श्रमिकों पर, ठीक है। तो दोस्तों इतना याद हुआ आपको कि नहीं, फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। फर्स्ट एड बॉक्स 150 या 150 से अधिक पर, शेल्टर, रेस्ट रूम, लंच रूम 150 या 150 से अधिक पर, कैंटीन 200 250 या उससे अधिक पर, ठीक है, एम्बुलेंस रूम 500 या 500 से अधिक पर, क्रचेज 30 महिलाओं से अधिक होने पर, 30 या 30 से अधिक महिलाएं होने पर, 30 भी होंगी तब भी आपको क्रचेज वहां पर होगा। वेलफेयर अफसर 500 या उससे अधिक श्रमिकों पर, सिक्योरिटी अफसर 1000 या उससे अधिक श्रमिकों पर जो है आपका सिक्योरिटी अफसर का भी एक प्रावधान है। दोस्तों आगे बात करता हूं। अगर देखिए यहाँ पर सेक्शन नंबर 18 में, देखिए आपको मैंने क्या बताया, आपको भी मैंने चैप्टर 3 के बारे में, आज की वीडियो में मैं ओनली चैप्टर 3 के बारे में ही बार बार आपको बताऊंगा। चैप्टर 3 की अगर मैं बात करूं, क्या बात करूं, चैप्टर नंबर 3 की, तो चैप्टर नंबर 3 जो आपका हेल्थ से संबंधित है, आपको याद रखना है कि सेक्शन 11 से लेकर सेक्शन 20 तक है। सेक्शन नंबर 16 में ओवर क्राउडिंग के बारे में बताया गया है, जहां पर आपको बताया गया है कि मिनिमम एज जो कि 14.2 क्यूबिक मीटर एक श्रमिक के लिए निर्धारित। उसके बाद फिर अब मैं चलता हूँ सेक्शन नंबर 18 पर। चलता हूँ सेक्शन नंबर 18 पर। सेक्शन नंबर 18 में क्या है, ड्रिंकिंग वाटर से संबंधित बात की गई है, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर से संबंधित। तो सेक्शन नंबर 18 में जो है ड्रिंकिंग वाटर के बारे में क्या लिखा हुआ है, इन एवरी फैक्ट्री, क्या लिखा हुआ है, इन एवरी फैक्ट्री इफेक्टिव अरेंजमेंट्स shall be made to provide and maintain and suitable points conveniently suited for all workers employed therein a sufficient supply of wholesome drinking water, ठीक है, पर्याप्त जो है सप्लाई करनी पड़ेगी। देखिए उसके बाद यहाँ पर जो है और भी सारी बातें लिखी गई हैं जो आपको अब मैं बताता रहूंगा समय समय पर जैसे इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए सेक्शन नंबर 18 के 3 में लिखा हुआ है, इन एवरी फैक्ट्री वेयर इन मोर देन 250 वर्कर्स आर ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड प्रोविजन शैल बी मेड फॉर कूल ड्रिंकिंग वाटर ड्यूरिंग हॉट वेदर बाय इफेक्टिव मीन फॉर एंड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन देयर ऑफ। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, 250 कितना लिखा गया है, इन एवरी फैक्ट्री वेयर इन मोर देन 250 वर्कर्स आर, जहां पर 250 से अधिक जो है कर्मचारी कार्यरत है, वहां पर आपको क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी, कूल ड्रिंकिंग वाटर की जो है क्या करनी पड़ेगी, गर्मियों के दौरान वहां पर ऑक्युपायर को जो है, जो एम्प्लॉयर है उसको व्यवस्था करनी होगी। आगे की बात करते हैं, आगे क्वेश्चन में, हु इज एन एडोलसेंट साइंस पर फैक्ट्री एक्ट 1948। दोस्तों हमें नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को आपको फिर से बताने की आवश्यकता होगी। हु हैज कंप्लीटेड 15 इयर्स बट लेस देन 18 इयर्स, उसको आप क्या समझ जाएंगे, एडोलसेंट समझा जाएगा। उसको क्या समझा जाएगा, एडोलसेंट समझा जाएगा। कहां पर लिखा है, तो आपको पता है
आप सबको याद हो चुका है 2A। 2A किससे संबंधित है? एडल्ट से संबंधित है। एडल्ट कौन है? जो 18 ईयर की अवस्था पूरी कर चुके हैं। 2B किससे है? एडोलसेंट से संबंधित है, जो 15 से 18। ठीक है। 2C चाइल्ड से संबंधित है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिलो देन 50। क्या हो जाएगा? बिलो देन 50। दोस्तों, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए, इससे संबंधित अनुच्छेद जो कल मैं आपको कल की वीडियो में समझाया था, वो यहाँ पर लगा हुआ, एडल्ट, एडोलसेंट और आपका चाइल्ड। दोस्तों, यहाँ पर आपको देखिए कैलेंडर ईयर भी दिया गया, मींस ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स बिगिनिंग विद द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी इन एनी ईयर। यहाँ पर कैलेंडर ईयर जो कब से स्टार्ट होगा? फर्स्ट डे ऑफ जनवरी इन एनी ईयर इन द केस ऑफ फैक्ट्री। Which one of the following is not welfare provision under Factories Act 19? देखिए, यहाँ पर कुछ वेलफेयर से संबंधित भी जो है आपको प्रोविजन दे रखे गए हैं। वेलफेयर प्रोविजन से संबंधित जो चैप्टर है, वो आपका चैप्टर नंबर 5 है। वेलफेयर प्रोविजन से संबंधित जो आपका चैप्टर है, वो चैप्टर नंबर 5 है। कौन सा चैप्टर है? वेलफेयर प्रोविजन से संबंधित जो चैप्टर है, वो चैप्टर आपका 5 है। और इस चैप्टर आपको मैंने क्या बताया? चैप्टर नंबर 3 के बारे में बताया। चैप्टर नंबर 3 किससे संबंधित है? आपका हेल्थ से संबंधित है। किससे संबंधित है? हेल्थ से संबंधित है। कितनी धाराएं हैं? 11 से लेकर 20 तक धाराएं हैं। आपने 16 नंबर की धाराएं किससे संबंधित पढ़ी? ओवर क्राउडिंग से संबंधित जो धारा है, वो कौन सी धारा है? 16 है। और उसके बाद आपने क्या पढ़ी? ड्रिंकिंग वाटर से संबंधित जो धारा वहां पर दी गई है, वो क्या है? ड्रिंकिंग वाटर से संबंधित धारा जो है आपकी कौन सी है? आपकी जो है सेक्शन नंबर 18 है। ठीक है, इतना मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आगे और भी धाराएं आपको जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे, मैं आपको बाय हार्ट कराते हुए चलूंगा। बस आप जितनी देर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखें और उसके बाद जो है चीजों को एक बार रिवाइज करने का प्रयास करें, पढ़ने का प्रयास करें। आपको लगेगा कि हाँ, आपको चीजें धीरे धीरे याद हो रही हैं। तो यहाँ पर देखिए, वेलफेयर प्रोविजन के तहत जो बात की गई है, तो वेलफेयर प्रोविजन के तहत चैप्टर नंबर 5 जो किससे संबंधित है? वो वेलफेयर प्रोविजन से संबंधित है। और यहाँ पर इससे संबंधित जो सेक्शंस हैं, वो 42 से लेकर 50 तक जो है सेक्शन जो दिया गया है, वो किससे संबंधित सेक्शन है? वो वेलफेयर से संबंधित जो है सेक्शन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेलफेयर प्रोविजन अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948? कैंटीन, क्रेचेस, अल्कोहलिक बिवरेज, ड्रिंकिंग वाटर। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि अल्कोहलिक बिवरेज की बात वहां पर नहीं की गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में जो है आपको अल्कोहलिक बिवरेज की बात जो है आपको नहीं की गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? एल्कोहलिक बिवरेज। देखिए, बात कर लेता हूँ चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 जो है आपका किससे संबंधित है? आपको वेलफेयर से संबंधित है। यहाँ पर 42 से लेकर 50 तक धाराएं हैं। 42 में आपका जो है वॉशिंग फैसिलिटीज, ठीक है, फैसिलिटीज फॉर स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लोथिंग, फैसिलिटीज फॉर सिटिंग, फर्स्ट एड अप्लायंसेज, कैंटीन्स, शेल्टर्स, रेस्ट रूम्स एंड लंच रूम्स, क्रेचेज, वेलफेयर ऑफिसर, पावर टू मेक रूल्स टू सप्लीमेंट दिस चैप्टर। ठीक है, अगर इस चैप्टर का जो है यहाँ पर जो धाराएं हैं, इससे संबंधित जो धारा क्या कहते हैं, रूल बनाने का जो अधिकार है, वो किसको सकती है, वो सब चीजों के बारे में जो है यहाँ पर लिखा गया है। तो ये 50 नंबर, सेक्शन नंबर 50 में पावर टू मेक रूल्स टू सप्लीमेंट दिस चैप्टर। तो आपका चैप्टर नंबर 3 आपको मैं बार बार आपको क्यों बता रहा हूँ? ठीक है, बार बार आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि चीजें आपको हमारे इस वीडियो के लास्ट होते होते आपको काफी सारी चीजें याद हो जाएं। चैप्टर नंबर 3 किससे संबंधित है? हेल्थ से संबंधित है। किस नंबर से लेकर किस नंबर तक धाराएं हैं? सेक्शन 11 से सेक्शन 20 तक है। चैप्टर 5 किससे संबंधित है? वेलफेयर से संबंधित है। कौन सी धारा से लेकर कौन सी? सेक्शन 42 से लेकर सेक्शन 50 तक धाराएं। सेक्शन 50 कौन सी धाराएं हैं? यहाँ पर पावर है टू मेक रूल्स टू सप्लीमेंट दिस चैप्टर। इस संबंध से, इस चैप्टर से संबंधित रूल बनाने का पावर किसको है, वो आपको किसमें लिखा गया है? सेक्शन नंबर 50 में आपका लिखा गया है। देखिए, देन बात करता हूँ फर्स्ट एड बॉक्सेस। क्या बात करता हूँ? फर्स्ट एड बॉक्सेस। ये किसके अंदर आएगा? ये आपका वेलफेयर के अंतर्गत आएगा। किसमें आएगा? वेलफेयर के अंतर्गत आएगा। और वेलफेयर से संबंधित चैप्टर कौन सा है? 5th चैप्टर है। धाराएं कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होती हैं? तो 42 से 50 तक धाराएं कहाँ होती हैं?
42 से 50 तक जो धाराएं होती हैं वो आपकी वेलफेयर की धाराएं होती हैं। फर्स्ट एड बॉक्स आपको कब प्रोवाइड किया जाएगा? तो आप देखिए, जैसे मैं चीजें बोल रहा हूं तो आप चैप्टर नंबर, हमारे बोलने से पहले आप बोलिए चैप्टर 5 42 से 50, जिससे आपको चीजें याद होती चलें। ठीक है, आप जो है चीजों को अच्छे से समझ सकें। फर्स्ट एड बॉक्सेस मैंने अभी बताया था कि जब 150 से अधिक पर्सन होंगे, टू बी प्रोवाइडेड फॉर 150 पर्सन, किसके लिए? 150 पर्सन के लिए। कहां पर लिखा गया है? तो फर्स्ट एड अप्लायंसेस से संबंधित धारा कौन सी है? 45। ठीक है, फर्स्ट एड, फर्स्ट एड से संबंधित धारा कौन सी? 45 नंबर फर्स्ट एड अप्लायंसेस से धारा है। और यहाँ पर आपको लिखा गया है, देयर शैल इन एवरी फैक्ट्री बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन सो एज टू बी readily accessible during all working. First aid boxes or cupboards equipped with the prescribed contents. The number of such boxes or cupboards to provide and maintain shall not be less than one for every 150 वर्कर्स। तो 150 वर्कर पर कम से कम कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। नथिंग एक्सेप्ट द प्रेस्क्राइब्ड कंटेंट शैल बी केप्ट इन ए फर्स्ट एड बॉक्स आर कपबोर्ड। ठीक है ना? तीसरा नंबर आपको दो है, each first aid box or cupboard shall be kept in the charge of separate responsible person। इसके लिए जो पर्सन होगा वो सेपरेट रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा, who holds a certificate in first aid treatment recognized by the state government and who shall always be readily available during the working hours of the factory। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात लिखी गई है कि जो फर्स्ट एड बॉक्स या जो आपका का बोर्ड है, ये जिसके इंचार्ज में रहेगा वो सेपरेट रिस्पॉन्सिबल, मतलब उसके लिए एक अलग से रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा, जिसको क्या होगा? सर्टिफिकेट, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट में सर्टिफिकेट प्राप्त होगा, और जो किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज होगा। एंड हु शैल ऑलवेज बी रेडली अवेलेबल, और कार्य दिवस के घंटों के दौरान वो अनिवार्य रूप से क्या रहेगा? उपस्थित रहेगा। देखिए उसके बाद फिर क्या लिखा है? इन एवरी फैक्ट्री वेयर इन मोर देन 500 वर्कर्स, कितना? 500 से ज्यादा वर्कर्स जहां पर हैं, ऑर्डरली एम्प्लॉय, देयर शैल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन एंड एम्बुलेंस रूम। ठीक है, ये भी 48 में आपका सीधे सीधे लिखा है। वहां पर आपको मैंने एम्बुलेंस रूम के बारे में बात नहीं की गई थी। एम्बुलेंस रूम के बारे में आपको क्या बताया जाएगा कि एम्बुलेंस रूम कितने पर? 500 से अधिक वर्कर पर जो है आपको एम्बुलेंस रूम। 46 की बात, कैंटीन। कैंटीन आपको मैंने बताया कि द स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल्स रिक्वायरिंग दैट इन स्पेसिफाइड फैक्ट्री वेर इन मोर देन 250 वर्कर्स आर ऑर्डरली इम्प्लॉयड एक कैंटीन। तो कैंटीन से संबंधित जो सेक्शन है वो 46 है। ठीक है, तो आपने संबंधित सेक्शनों में क्या क्या जाना? 16 नंबर जो सेक्शन संबंधित है वो ओवर क्राउडिंग से संबंधित है। 18 नंबर जो सेक्शन संबंधित है वो आपका ड्रिंकिंग वाटर से संबंधित सेक्शन है। आपने 45 नंबर सेक्शन को जाना, फर्स्ट एड से संबंधित सेक्शन है। 46 सेक्शन को जाना, कैंटीन से संबंधित सेक्शन है। दोस्तों आगे बात करता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेचुरी वेलफेयर फैसिलिटी अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो यहाँ पर देखिए वेलफेयर फैसिलिटी आप लोगों ने पढ़ रखा है, तो यहाँ आपको देखो आंसर देखने से लग रहा होगा कैच ये ओके है। ठीक है ना? कैंटीन, कैंटीन भी होना चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स भी, बट यहाँ पर क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट। ठीक है, वेलफेयर फैसिलिटी, वेलफेयर फैसिलिटी से संबंधित चैप्टर कौन सा है? फिर एक बार आप बोलिए, आपको भी याद हो चुका है, चैप्टर नंबर 5 है। इससे संबंधित धाराएं कौन कौन सी हैं? तो आपको याद हो चुका है, सेक्शन 42 से सेक्शन 50 तक जो है आपको धारा याद हो चुकी। आपने यहाँ पर दो दो धाराएं आपकी, 45 धारा जो किससे संबंधित है? फर्स्ट एड बॉक्स से संबंधित। किससे संबंधित है? फर्स्ट एड बॉक्स से संबंधित है। कितना लिखा गया है कि 150 पर जो है, 150 वर्कर पर जो एक फर्स्ट एड बॉक्स होगा, जो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होगा वो सेपरेट अधिकारी होगा, और उसको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फर्स्ट एड ट्रीटमेंट में सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ होना चाहिए, और वर्किंग आवर के दौरान जो है उसकी अनिवार्य रूप से उसको उपस्थित रहना होगा। ये बातें लिखी हैं। उसके बाद 46 धारा भी आपने याद कर ली कि कैंटीन से संबंधित जो धारा है वो धारा आपकी कौन सी है? 46 है, कैंटीन से। कैंटीन कब लिखा गया है? 250 वर्कर पर, 250 से अधिक वर्कर पर जो है आपके लिए किसकी व्यवस्था होगी? वहां पर कैंटीन होगी। देखिए इतनी चीज आपको समझ में आएगा। इसी 45 में आपका एम्बुलेंस की भी बात की गई है, और एम्बुलेंस के लिए क्या बोला गया है? एम्बुलेंस के लिए 500 की बात की गई, 500 वर्कर की आपकी
बात की गई है। दोस्तों जो चीजें हैं आप ध्यान से पढ़ते रहिए, आपको इन वीडियो से सारी चीजें याद होने वाली हैं। आप बस अगर अच्छी लग रही है आपको, हमारी मेहनत समझ में आ रही है, क्योंकि आपके लिए मैं लगभग 1 घंटे जो है डेली दे रहा हूँ। अगर आपको हमारी मेहनत समझ में आ रही है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम धीरे धीरे जो है सुधार करते रहेंगे और आपको चीजें बताते रहेंगे। देखिए चैप्टर नंबर 5, 42 वॉशिंग फैसिलिटीज, 43 फैसिलिटीज फॉर स्टोरिंग। बस आप जैसे मैं पढ़ रहा हूँ उस तरीके से आप भी पढ़ते जाइए। आपको याद करने की कोई टेंशन नहीं लेना है, मैं सारी चीज लास्ट तक आपको याद करा दूंगा। और जब आपका टेस्ट लूंगा तो आप बहुत सारे अच्छे सारे नंबर ला रहे होंगे। 43 वॉशिंग फैसिलिटीज, 43 facilities for storing and drying clothes, 44 facilities for sitting, 45 first aid appliances, 46 canteens, 47 shelter restroom and lunch rooms, crèches, 49 welfare officer, 50 power to make goods to supplement। देखिए फिर आप एक बार याद कर लीजिए, फर्स्ट एड अप्लायंसेस की बात 150, कैंटीन 250, शेल्टर रूम लंच रूम्स आपके लिए क्या बताया गया 150, मोर वर्कर्स, ठीक है, क्रेचेज 30 से अधिक महिलाएं, ठीक है, मोर देन 30 वुमेन्स, ठीक है, 30 आर मोर देन 30 वुमेन्स, ठीक है। वेलफेयर अफसर, वेलफेयर अफसर के लिए आपको 500, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी ऑफिसर 1000 या उससे अधिक, ठीक है। तो आपको दोस्तों वीडियो समझ में आ ही रही होगी, मुझे पक्का विश्वास है, क्योंकि मैंने मेहनत की है आपके लिए, तो आपको जरूर समझ में आ रही होगी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइट अप्रेजल कमेटी, साइट अप्रेजल कमेटी जो है, इसका जो नियम कॉन्स्टिट्यूशन है वो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के तहत है, ठीक है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट लेबर, मैटरनिटी बेनिफिट इसमें नहीं है। आपका देखिए चैप्टर 4A है, चैप्टर 4A, ठीक है। वो प्रोविजंस वहां पर रिलेटिंग टू हैजर्डस प्रोसेस, जो खतरनाक, जो जीवन के लिए खतरे से संबंधित जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के लिए जो आपका कहा है चैप्टर 4A। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइट अप्रेजल कमेटी, the state government may for purpose of advising it to consider applications for grant of permission for the initial location of a factory involving a hazard process। तो इसके लिए एक साइट अप्रेजल कमेटी का जो है वर्णन किया गया किस धारा में 41A में। इसके आगे जो चीजें हैं वो आपको मैं बाद में समझाता रहूंगा, बाद में आपको बताता रहूंगा। इंपॉर्टेंट चीजें जैसे जैसे मिलेंगी मैं आपको धीरे धीरे एक ही दिन सारी चीज समझा दूंगा, तो आपको कुछ याद होने वाला नहीं है। तो साइट अप्रेजल कमेटी का वर्णन किसमें है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में है। कौन से सेक्शन में है, तो 41A में है। इसके लिए चैप्टर अलग है, फोर्थ ए चैप्टर जो है। देखिए, टू अवॉइड ओवरक्राउडिंग द स्पेस प्रोवाइड फॉर ईच वर्कर अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट। तो आपको बताया है 9, आपको कितना याद किया है 14.2, कितना याद किया 14.2, सब में 14.2 है, सब में 14.2 है, जरा सा आप ध्यान से देखिएगा, सब में 14.2 के अप्रॉक्स है। बट ये आपको याद रखना है यहाँ पर 12 क्यूबिक मीटर्स फॉर फैक्ट्रीज बिल्ट बिफोर 9, नो 12 पॉइंट नहीं था, 10 भी नहीं था, आपको याद रखना है 9.9 क्यूबिक मीटर्स फॉर फैक्ट्रीज बिल्ट बिफोर 1948। ऐसी फैक्ट्री जो 1948 से पहले बनी है उनके लिए 9.9 क्यूबिक मीटर, और जो उसके बाद जो है फैक्ट्रीज बनी है वहां पर आपको क्या होना चाहिए 14.2 क्यूबिक मीटर। ऐसा जो है लिखा हुआ है, किसमें लिखा हुआ है, तो चैप्टर नंबर 3 हेल्थ से संबंधित जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 हेल्थ से संबंधित जो चैप्टर है उसकी सेक्शन नंबर 16 में जो है ओवर क्राउडिंग नाम से जो है एक धारा दी गई, ओवर क्राउडिंग जो उसका है उसी में आपको दिया गया है। जो 1948 से पहले की फैक्ट्री है वहां पर उसके लिए 9.9 क्यूबिक मीटर, और उसके बाद वाली जो फैक्ट्री है उनके लिए 14.2 क्यूबिक मीटर का स्पेस होना आवश्यक है। दोस्तों आगे बात करता हूँ, चीजें आपको याद करा चुका हूँ, एक बार आप फिर से जो है इन चीजों को देख लीजिएगा। ओवरक्राउडिंग आपको पढ़ा चुका हूं, आप देख लीजिएगा। अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 द वर्किंग आवर्स ऑफ 8 पर डे एंड 48 पर वीक इंक्लूड स्प्रेड आवर आर मिनिमम वर्किंग आवर्स इंक्लूड रेस्ट इंटरवल पीरियड डू नॉट इंक्लूड रेस्ट इंटरवल पीरियड। तो देखिए अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपसे बात करूं
तो यहाँ पर जो वर्किंग आवर 8 आवर्स पर डे का दिया गया है और 48 पर वीक दिया गया है, इसमें आपका इंटरवल पीरियड इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करता हूँ चैप्टर नंबर 3, वर्किंग आवर्स फॉर एडल्ट्स, वीकली आवर्स, वीकली हॉलीडेज, कंपनसेटरी। तो इससे संबंधित जो चैप्टर वर्किंग आवर्स फॉर एडल्ट से संबंधित जो चैप्टर आपका है, वो चैप्टर आपका कौन सा है? चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, जिसमें कहां से कहां तक धाराएं दी गई हैं? 51 से लेकर जो है 66 तक जो है आपकी धाराएं दी गई हैं। आप लोग देखिए, एक बार समझिए, एक बार याद करने का प्रयास करिए, आपने कितने चैप्टर अभी तक पढ़े? आपने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा। कौन सा चैप्टर पढ़ा? चैप्टर नंबर 3 पढ़ा। किससे संबंधित था जरा बताना? वो चैप्टर आपका हेल्थ से संबंधित था। वहां कितने से लेकर कितनी धाराएं हैं? 11 से लेकर 20 धाराएं हैं। आपने कौन सा चैप्टर फिर पढ़ा? चैप्टर नंबर 5 पढ़ा, जो वेलफेयर से संबंधित चैप्टर है। कितनी धाराएं हैं? तो 42 से 50 तक। अब आप उसके आगे पढ़ रहे हो चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 अगर बात किया जाएगा तो चैप्टर नंबर 6 आपका किससे संबंधित है? वर्किंग आवर्स फॉर एडल्ट्स। ठीक है, वर्किंग आवर्स फॉर एडल्ट से संबंधित जो आपका चैप्टर है, वो चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 जो है आपका सेक्शन नंबर 51 से सेक्शन नंबर 66 तक जो है आपको इसमें दिया गया है। तो उसके आगे भी बात कर लीजिए, अगर आपसे पूछ ले चैप्टर नंबर 7 किससे संबंधित है, तो चैप्टर नंबर 7 आप बता देना कि ये वर्किंग आवर फॉर यंग के लिए, जो एडोलसेंस हैं उनके लिए जो है वर्किंग आवर्स फॉर दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे चैप्टर हैं। मैं आपको आज की वीडियो में अभी तक 3 या 4 चैप्टर किससे संबंधित हैं उसको मैंने याद करा दिया है। इस तरीके से आपको मैंने तीनों अनुसूची याद करा दी है और 11वां अध्याय जो है आपको अक्षरशः हम याद करा देंगे, ये हमारा विश्वास है। और आप हमारे इस वीडियो को देखेंगे तो पक्का विश्वास है कि आप लोग याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द फैक्ट्रीज एक्ट इज नॉट ट्रू? तो देखिए, आप लोग ने अप्रेजल कमेटी की बात की। देयर इज अ प्रोविजन इन द एक्ट रिलेटिंग टू कंस्टिट्यूशन ऑफ मैनेजिंग कमेटी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कैंटीन। हाँ, इसकी बात यहाँ पर की गई है। देयर इज ए प्रोविजन इन द एक्ट रिगार्डिंग द सिटिंग अप ऑफ सेफ्टी कमेटी, इसकी बात की गई है। वेलफेयर कमेटी की बात है। बट ग्रेविनेंस कमेटी की अगर बात की जाए तो इस एक्ट में ग्रेवेंस कमेटी के बारे में कहीं भी कुछ नहीं कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो आपको याद रखना है, मैनेजमेंट कैंटीन है तो मैनेजमेंट ऑफ कैंटीन होगी, सेफ्टी है तो सेफ्टी कमेटी होगी, वेलफेयर है तो वेलफेयर कमेटी होगी। बट ग्रेवेनेंस कमेटी की बात जो है फैक्ट्रीज एक्ट 1940 एक्ट के तहत नहीं की गई है। दोस्तों आगे बढ़ता हूँ, आगे आपको समझाता हूँ और बहुत सारे क्वेश्चन। Which of the following authorities has the power to prescribe the form of certificate of fitness to work in a factory under the factories act? ठीक है, देखिए, जो आपको अथोराइज फॉलोइंग अथॉरिटीज हैज द पावर टू प्रेस्क्राइब है, क्या करते हैं, प्रेस्क्राइब कैसे होगा, उसका फॉर्मेट कैसा होगा, वो अधिकार आपके स्टेट गवर्नमेंट को है। बट उसको अथोराइज कौन करेगा? वो सर्टिफाइंग सर्जन करेगा। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है। यहाँ पर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज हैज द पावर टू प्रेस्क्राइब द फॉर्म। ठीक है, उस फॉर्म का जो है रूप कैसा होगा, कौन कौन से जो उसमें खाने होंगे, उसको जारी करने का अधिकार किसका है? तो सर्टिफाइंग सर्जन जो है वो उसको जो फॉर्म होगा उसको जो है अथोराइज करेगा। चेक करने के बाद उस फॉर्म पर जो है अपना रिपोर्ट लिख के देगा। लेकिन फॉर्म का फॉर्मेट क्या होगा वो स्टेट गवर्नमेंट तय करेगी। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेक्शन नंबर 69 इन द फैक्ट्रीज एक्ट 1940 है, सर्टिफिकेट ऑफ ए सर्टिफाइंग सर्जन सेल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी यंग पर्सन। कोई भी यंग पर्सन है वो फैक्ट्रीज के काम करने के लिए जो है तैयार है, फिट है या नहीं फिट है, उसका जो है प्रमाण पत्र कौन देगा? सर्टिफाइंग सर्जन देगा। लेकिन उस प्रमाण पत्र का जो है फॉर्मेट क्या होगा, उसको कौन जारी करेगा? तो स्टेट जो है अथॉरिटी जो उसको जारी करेगा। किस धारा में लिखा गया है? तो सेक्शन नंबर 69 में जो है ये चीज लिखा गया है। ठीक है, तो दोस्तों आप बात करते हैं विच पार्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ वर्कर अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट इज इनकम्प्लीट? ए पर्सन एम्प्लॉयड डायरेक्टली और बाय या थ्रू एनी एजेंसी with or without the knowledge of the principal employer for remuneration in the manufacturing process। तो देखिए, अगर आपसे बात की जाए, देखिए
यहाँ पर बात किया जाए विच पार्ट ऑफ द डेफिनेशन वर्कर अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट इज इनकम्प्लीट, तो यहाँ पर देखिए सी, ये रिनमरेशन की बात यहाँ पर फैक्ट्रीज की परिभाषा में नहीं की गई है। सी शुरू हो गया। देखिए फैक्ट्रीज एक्ट की एक बार परिभाषा देखेंगे। आपको मैंने बताया था कि किस सेक्शन में, फैक्ट्री सेक्शन 2M में है, ऑक्यूपायर 2N में है, एल में जो है आपका वर्कर से संबंधित है। देखिए वर्कर की बात यहाँ पर करनी है आपको, वर्कर, तो वर्कर की डेफिनेशन में देखिए आपका साफ साफ लिखा हुआ है, वर्कर्स मींस ए पर्सन एम्प्लॉयड डायरेक्टली और बाय और थ्रू एन एजेंसी इंक्लूडिंग ए कॉन्ट्रैक्टर। तो ठीक है, आपने किसी एम्प्लॉयर ने डायरेक्टली एम्प्लॉयड किया है या किसी एजेंसी के थ्रू या कोई कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, विद आर विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। ठीक है, ठीक है, वेदर फॉर रिनमरेशन आर नॉट, देखिए ये नहीं, वेदर फॉर रिनमरेशन आर नॉट in any manufacturing or in cleaning any part of the machinery or premises used for a manufacturing processes। तो यहाँ पर for remuneration, यहाँ पर ये इनकम्प्लीट है, whether for remuneration or not। ठीक है, तो in any manufacturing or in cleaning any part of the machinery or premises used for a manufacturing process। तो ये वर्कर की परिभाषा दी गई है। इसके अकॉर्डिंग जो आपका यहाँ पर सही आंसर होता है, वो सही आंसर आपका जो हो जाता है, कौन सा हो जाता है, for remuneration। Which part of the definition of worker under the factories act is incomplete, तो वो for remuneration। यहाँ पर लिखा हुआ है कि is or not, ये इनकम्प्लीट जो चीजें लिखी हैं। एम्बुलेंस रूम हैव बी प्रोवाइडेड, एम्बुलेंस रूम आपको मैंने अभी अभी याद कराया। 500 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्रीज अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट, कहाँ पर लिखा गया है, तो ये वेलफेयर से संबंधित जो आपका है, वहां पर फर्स्ट एक्ट से संबंधित एक धारा है, राइट, उस धारा में जो है लिखी गई है। द मैक्सिमम डेली आवर्स ऑफ वर्क इन ए डे विद नॉर्मल वेज अलाउड इन फैक्ट्रीज इज, तो यहाँ पर नॉर्मल वेज जो है 9 आवर्स, कितना आवर्स, 9 आवर्स, वीकली कितना आवर्स, 48 आवर्स, लेकिन पर डे 9 आवर्स। किस में लिखा गया है, तो इससे रिलेटेड जो सेक्शन है आपका 54 और 55, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ 651, नॉट एडल्ट वर्कर शैल बी रिक्वायर्ड are allowed to work in factory for more than 9 hours। किसी भी परिस्थिति में, ठीक है ना, 9 आवर्स से ज्यादा, सामान्य वर्ग घंटे, सामान्य 9 घंटे से ज्यादा नहीं काम करेगा। इंटरवल फॉर रेस्ट, अगर 5 आवर काम किया है तो उसको जो है रेस्ट देना होगा। ही हैज हैड एन इंटरवल रेस्ट ऑफ एट लीस्ट हाफ एन आवर, के लिए आप क्या करिए, रेस्ट दीजिए। ये 54 55 में आपका लिखा हुआ है। चैप्टर 6 आपका वर्किंग आवर ऑफ एडल्ट से संबंधित है, और चैप्टर नंबर 7 वर्किंग आवर फॉर जो है एडोलसेंट से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू वेलफेयर ऑफिसर इज नॉट ट्रू, वेलफेयर ऑफिसर से संबंधित कौन सा, तो द प्रोविजन ऑफ वेलफेयर ऑफिसर इज गिवन इन बोथ फैक्ट्री, हाँ, तो इसका जो प्रोविजन आपका वेलफेयर ऑफिसर का, वो 1948 में भी दिया गया है और माइंस एक्ट 1952 में भी दिया गया है। वेलफेयर ऑफिसर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिफाइंड एंड प्रेस्क्राइब्ड इन द लेजिस्लेशन, ये चीजें जो है ये गलत है। यहाँ पर लेजिस्लेशन में डिफाइंड और प्रेस्क्राइब ये नहीं है, तो ये क्या है, ये सत्य नहीं, यहाँ पर लिखा गया प्रेस्क्राइब है, बट फैक्ट्रीज एक्ट में ऐसा कुछ प्रेस्क्राइब नहीं है, तो ये सही। वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंटमेंट इज टैग्ड टू द प्रोविजन ऑफ मिनिमम वर्कफोर्स एम्प्लॉयड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मिनिमम वर्कफोर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन पर ये चीजें हैं। द वेलफेयर ऑफिसर रोल वाज डिजाइंड इज ए थर्ड फोर्स, तो ये थर्ड फोर्स का जो है इसका ऐसा रोल है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। वेलफेयर ऑफिसर से संबंधित जो सेक्शन है वो सेक्शन नंबर 49 है। आज आप याद करिए, कल की वीडियो में फिर आपको रिवाइज कराऊंगा, तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगा। द एनुअल रिटर्न अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट शैल बी सबमिटेड टू इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज, तो इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज को 31 जनवरी से पहले, कब, 31 जनवरी से पहले आपको इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज को एनुअल रिटर्न आपको क्या करना पड़ेगा, 31 जनवरी या उससे पहले सबमिट करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर व लाइक करना ना भूलें, ताकि हम और इसी तरीके की वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित हो सकें और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके।